कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, कहा से चुनाव लड़ेंगे कमलनाथ। हर गांव एवं वार्ड में होगा चौपाल का आयोजन, शोहदों स्टंटबाजों को चिन्हित करने का अनुरोध। इजराइल में जंग में कूदेगा ईरान, विदेश मंत्री ने हमास नेता से की मुलाकात। अंबाला में एयरपोर्ट का होगा शिलान्यास, डिप्टी सीएम गृह मंत्री रहेंगे नींव। ईडी अधिकारी बनकर आए बदमाश, घर से लूट गए 3.25 करोड़ रुपए। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां चुनाव आयोग की तरफ से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का ऐलान कर दिया गया है। तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की सूची को घोषित कर रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए पहले लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने रविवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। छत्तीसगढ़ के 30 और तेलंगाना के 55 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ को छिंदवाड़ा सीट से मैदान में उतारा गया। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को चाचौरा से मैदान में उतारा गया। उन्हें 1993 में राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक के रूप में चुना गया था, जो पहले दिग्विजय के पास था। उसके अलावा पूर्व सीएम के बेटे जयवर्धन सिंह को राघवगढ़ सीट से मैदान में उतारा गया। कांग्रेस ने बुधनी निर्वाचन क्षेत्र से विक्रम मस्तल को मैदान में उतारा। विक्रम मस्तल रामायण में हनुमान का किरदार निभा चुके हैं। वही सीट जहां बीजेपी ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा। इसके अलावा कांग्रेस ने चुरहट से अजय सिंह राहुल, राऊ से जीतू पटवारी, अटेर से हेमंत कटारे, झाबुआ से विक्रांत भूरिया को मैदान में उतारा। पहली सूची में कांग्रेस ने 30 एसटी समुदाय की सीटों पर और 22 एससी समुदाय की सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। एसपी विधानसभा चुनाव से 17 नवंबर को एक ही चरण में होंगे और नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को उनके गढ़ अंबिकापुर से बरकरार रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से चुनाव लड़ेंगे। बघेल ने 2003 से पाटन का प्रतिनिधित्व किया है और 2014 और 2019 तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख के रूप में कार्य किया है। प्रियंका गांधी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में डीएमके के महिला अधिकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग करती हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाओं के पास अब समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। उन्होंने तमिलनाडु में अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का भी जिक्र किया और बताया कि वह कितना दुखी करने वाला पल था। उस रात मैंने अपनी मां सोनिया गांधी से कुछ कहा जिसे सुनकर वो काफ़ी दुखी हुई। उन्होंने बताया कि मैं अपने पिता के शरीर के हिस्से इकट्ठे कर रही थी तो मैंने कोई डर नहीं था। मैं उस वक्त बिल्कुल अकेली थी। कांग्रेस महासचिव ने बताया कि किस तरह नीली साड़ी पहने हुए स्त्रियों के झुंड ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने कहा कि मेरी मां को बाहों में भरकर वे स्त्रियां रोने लगी। दर्द की साझेदारी के उन आंसुओं ने मुझे तमिलनाडु की मां बहनों के साथ जोड़ दिया। प्रियंका ने अपने संबोधन में कहा कि देश की महिलाओं ने कभी न कभी अभाव का सामना किया है और बेहतर भविष्य के सपनों के आंखों और दिलों में संजोए लाखों करोड़ों नवयुवतियों भी हम ही हैं। प्रकाश राजभर के सुर ठंडे पड़ गए हैं। घोषित उपचुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार की जोर शोर से चर्चा चल रही है। माना जा रहा था कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने सुबह सपा प्रमुख ने भी
योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की करारी शिकस्त के बाद कैबिनेट विस्तार टल गया है। कहा जा रहा है कि नवरात्र में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। खुद के मंत्री बनाए जाने की चर्चा पर ओपी राजभर बयानबाजी से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मीडिया में चर्चा चल रही है, ओपी राजभर को आधिकारिक खबर का इंतजार है। उन्होंने कहा कि मंत्री पद मिलने की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद मीडिया को बयान दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी कील कांटों को दुरुस्त कर लेना चाहती है। निगम और आयोग में कार्यकर्ताओं को बिठाने की रणनीति पर चर्चा चल रही है। घोषी उपचुनाव का नतीजा आने के बाद ओपी राजभर से मंत्री बनने का सवाल लगातार पूछा जा रहा है। पिछले दिनों पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बड़ा बयान दिया। ओपी राजभर का कहना था कि एनडीए के मालिक प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। दिल्ली से एक लूट का बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया। बाबा हरिदास नगर इलाके में कार सवार बदमाश ने ईडी अधिकारी बनकर 3.20 करोड़ लूट लिए। सूचना मिलने पर पीसीआर वैन ने कार का पीछा किया और नरेला में कार को रोककर 70 लाख रुपए बरामद कर लिए। पीड़ित ने बताया कि शुक्रवार रात 8 बजे कुछ खाने गए थे, तभी कार सवार 5 से 6 लोग उसके घर आ गए। उन्होंने खुद को ईडी का अधिकारी बताया। बदमाश उससे लेकर मित्राओं और सुरखपुर इलाके में 2 घंटे तक घूमते रहे, फिर घर से पैसे लेकर फरार हो गए। पुलिस ने एक आरोपी सोनीपत निवासी विकी को पकड़ लिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। नवरात्र के पहले दिन रविवार को हरियाणा के अंबाला में एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज इस महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव रखेंगे। संभव है कि इसका नाम भी अंबा देवी एयरपोर्ट होगा। इस संबंध में गृह मंत्री अनिल विज की ओर से पहले ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है। वहीं साथ ही दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया है कि आयोजन के दौरान आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी, ताकि इसमें किसी भी तरह का व्यवधान न हो। जानकारी के अनुसार दोपहर 3:30 बजे एयरपोर्ट परिसर में शिलान्यास कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। इससे पहले शहजादपुर के राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12:30 बजे सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। शनिवार को उपायुक्त डॉक्टर शालीन, एसपी जशनदीप सिंह रंधावा व एसपी सीआईडी लोकेंद्र सिंह ने अंबाला छावनी में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सुरक्षा मंच व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने शहजादपुर में भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। राजा बाजार के पिलर नंबर 46 के पास जेल से छूटे निशु खान उर्फ सद्दाम हसन को गोली मारकर घायल करने के आरोप में मौके से पकड़ी गई युवती ने शास्त्री नगर थाने की पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी दी। सूत्र बताते हैं कि युवती ने कहा कि उसकी सहेली जागृति सिंह अपने पूर्व प्रेमी का लाइव मर्डर यानी आंखों के सामने हत्या होते हुए देखना चाहती थी। नया आशिक मिसाल सिंह उसे गोवा लेकर जाना चाहता था, लेकिन जागृति ने शर्त रखी थी कि वह निशु की मौत का जश्न मनानी जाएगी। शास्त्री नगर थानेदार धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हिरासत में ली गई युवती ने कई राज उगले हैं। मिसाल की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी चल रही। सूत्रों की माने तो गुरुवार की शाम से मिसाल के जगदेव पथ मोड़ स्थित फ्लैट पर दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। इस दौरान वह निशु की पल पल की खबर ले रही थी। जब उसे मालूम हुआ कि निशु अस्पताल से मुक्त दोस्त जैद को छोड़ने उसके घर गया, तो देर रात तक वह मिसाल के साथ उसी की गाड़ी से वहां पहुंच गई। इसके बाद 4 किलोमीटर निशु की कार का पीछा किया गया, लेकिन हमला करने की मुफीद जगह नहीं मिली। तब तक उसने समनपुरा मोड़ के पास उसकी कार रुकवाई और सहेली के साथ वाहन से उतर गई। शनिवार को निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने गोली निकाल दी। फिलहाल उसके फ्लैट से अक्सर पार्टियां होती थी। उस दिन जागृति के साथ वो मिसाल की फॉर्च्यूनर पर सवार थी।
ANPR कैमरों की मदद से पता लगाया जा रहा है कि कार किस रास्ते शहर से बाहर निकली। जिस फ्लैट से मिशाल रहता है वह अपार्टमेंट के बिल्डर का है। कानपुर सागर हाईवे पर रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। कुष्मांडा देवी मंदिर के पास ट्रेलर ने बाइक सवार हेड कांस्टेबल के पीछे बैठे उनके बटाईदार को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रेलर चालक मौके से भाग निकला। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाईवे पर रविवार सुबह हमीरपुर की ओर से डस्ट लादकर एक ट्रेलर कानपुर की ओर जा रहा था। कुष्मांडा देवी मंदिर के सामने ई रिक्शा सवारी उतार रहा था। इस दौरान साइकिल सवार ई रिक्शा से टकरा गया और तेज रफ्तार ट्रेलर साइकिल सवार को बचाने के चलते रोड की दूसरी ओर आ गया। इस दौरान कानपुर की ओर से आ रहे बाइक सवार हेड कांस्टेबल 55 साल के संतोष कुमार और 45 साल के सिद्धन ट्रेलर से टकरा गए। वहीं आपको बता दें कि कानपुर के खाड़ेपुर में उनका बड़ा बेटा आयुष कंपटीशन की तैयारी करता है। रात भर उसके यहां रुकने के बाद संतोष कुमार घाटमपुर लौट रहे थे। साथ ही गांव में ही उनका बटाईदार सिद्धन था। हादसे में दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में ले लिया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई की जा रही है। इजरायल और हमास में चल रहे युद्ध अब विनाशकारी हो रहे हैं। युद्ध में अब ईरान भी कूद पड़ा है। ईरानी विदेशी मंत्री हुसैन अमीरादुल्लाहियान की बीती रात कतर ने हमास नेता इस्माइल हानियह से मुलाकात कर इसका अंदेशा दिया। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी नेता ने हमास और फलस्तीनी लोगों के लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। गाजा पट्टी में हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध के बीच ये बात सामने आई। दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमलों के बाद ईरानी अधिकारियों के साथ हनीयेह की यह पहली आधिकारिक बैठक है। जेरूसलम पोस्ट ने हमास के हवाले से बताया कि दोनों नेताओं में इजराइल को सबक सिखाने की सहमति बनी है। जेरूसलम पोस्ट के अनुसार अमीर बद्दुल्लाहियन ने दक्षिणी इजराइल में हमास द्वारा सैनिकों की हत्या और नागरिकों के अपहरण को गौरवशाली कहा है। इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने हमास के हमले का समर्थन करते हुए कहा कि इजराइल को सैन्य और खुफिया मामलों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि ईरानी नेता ने कहा कि हमास द्वारा किए गए हमले वो शामिल नहीं था। मिशन शक्ति के तहत आज से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर गांव एवं वार्ड में चौपाल आयोजन होगा, जिसमें पंचायत सेक्रेटरी, महिला बीट अधिकारी, राजस्व अधिकारी, एएनएम आदि सभी ग्राम स्तरीय अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जो महिलाओं को उनके अधिकारों, कार्यक्रम आदि से जागरूक करेंगे एवं समस्याओं का निदान भी कराएंगे। वहीं पुलिस एनफोर्समेंट की कार्रवाई जो छेड़खानी करने वाले शोहदों, स्टॉकर्स, बाइक स्टंटबाज के विरुद्ध हो, उसे हाईलाइट करने का अनुरोध किया गया है। वहीं NCRB के अनुसार यूपी महिला अपराधों में सजा दिलाने के देश में प्रथम है। इसी प्रकार अपराधों में भी गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों का प्रदूषण से हाल बुरा है। खास करके NCR क्षेत्र में आने वाले जिलों में हवा की गुणवत्ता काफी खराब स्थिति में पहुंच गई। रविवार सुबह नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में एयर क्वालिटी पुअर रही है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार नोएडा में AQI 252 दर्ज किया गया है, जिसका मतलब है कि यहां हवा की क्वालिटी पुअर श्रेणी में रही है। गाजियाबाद जिले के लोनी में स्थित और भी खराब रही। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 रहा है और हवा की क्वालिटी वेरी पुअर श्रेणी में रही है। मेरठ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 रहा, यहां हवा की क्वालिटी पुअर रही। ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 283 रहा, यहां की हवा की क्वालिटी वेरी पुअर श्रेणी में आई है।
बागपत में हवा की क्वालिटी मॉडरेट है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 116 दर्ज किया गया। लखनऊ के लालबाग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 रहा और यहां की हवा की गुणवत्ता पूर्ण श्रेणी में रही है। यूपी के अन्य इलाकों की अगर बात करें तो बरेली के सिविल लाइंस में AQI 158 दर्ज किया गया। यहां हवा की क्वालिटी मॉडरेट श्रेणी में रही है। बुलंदशहर में भी हवा की क्वालिटी मॉडरेट रही है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 146 रहा। गोरखपुर में AQI 123 दर्ज किया गया और यहाँ पर हवा की क्वालिटी मॉडरेट रही है। हापुड़ में AQI 158 दर्ज किया गया। यहाँ हवा की क्वालिटी मॉडरेट रही। कानपुर में गुणवत्ता मॉडरेट की श्रेणी में दर्ज की गई और ट्रांसपोर्ट नगर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 दर्ज किया गया है। प्रयागराज में भी हवा की गुणवत्ता मॉडरेट की श्रेणी में आ रही है। बिहार में लोकसभा चुनावों से पहले सियासी वार पलटवार तेज हो गए हैं। इसी क्रम में अब पूर्व सांसद अरुण कुमार ने JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खाने में मेमोरी लॉस की टैबलेट मिलाकर दी जा रही है। हाजीपुर में शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद और पूर्व JDU नेता अरुण कुमार ने यह दावा किया कि उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चीजें भूल जा रहे हैं। उन्हें खाने में मेमोरी लॉस की दवा मिलाकर खिलाई जा रही है। कुमार ने कहा कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने इसके लिए JDU अध्यक्ष ललन सिंह और कुछ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। वो जनता दरबार में गृह मंत्री खोजने लगते हैं। अरुण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री कभी नेताओं के सिर पकड़कर एक दूसरे से टकराने लगते हैं। उन्होंने ललन सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग लालू यादव के लिए चारा घोटाला मामले में मुंशी की तरह पैरवी करते हैं, आज वही लालू यादव को मुंशी की तरह समझा दिए जा रहे हैं। हम JDU को खा जाएंगे, आप निश्चित रहिए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पार्टी को बर्बाद किया है। JDU के कई लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं हमारे पास आ रहे हैं। ऐसी अराजकता स्थिति में अब एक ही उम्मीद है, चिराग पासवान। जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर सब लोग चिराग को खोज रहे हैं, चाहे खेल का मैदान हो, स्कूल का मैदान हो, कॉलेज हो, गांव हो, खेत खलियान हो। इसलिए चिराग से उम्मीद है कि बिहार को इस संकट से उबारे। इसलिए हमारे जैसे लोग आज पूरी मजबूती से खड़े हैं। ये राज्य को बचाने के लिए एक विकल्प लोगों को दिख रहा है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।